पहला कंपाउंड जो है वो है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2। इसका मतलब है कि बोरेक्स जो हमें मिलता है उसका मेन कंपाउंड ये रहता है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड रहता है। जनरली वो फॉर्म करता है 2Na+ और 2-, जिसमें B4O5 साथ ही यहाँ पे OH के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर बोरेक्स में पानी डाला जाता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक अल्कली मिलता है और साथ ही हमें मिलता है ऑर्थोबोरिक एसिड। देन सेकेंड, जब उसे हीट किया जाता है, यहाँ पे आप लिख लें ऑन एडिशन ऑफ वाटर इन बोरेक्स। सेकेंड में जब उसे हीट किया जाएगा तब हीटिंग के वजह से यहाँ पे सबसे पहले इसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो स्वेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बनता है सोडियम मेटाबोरेट। साथ ही फर्दर हीटिंग के बाद उसमें बनता है NaBO2 जिसे कहा जाता है बोरेक्स बेड। ये पहले ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह बनता है, देन जब इसे ठंडा कर दिया जाता है तो एक सॉलिड बन जाता है और साथ ही हमें मिलता है बोरिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से ये इसके रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जब पानी ऐड किया जाता है बोरेक्स में तब हमें मिलता है अल्कली और ऑर्थोबोरिक एसिड। सेकेंड, जब उसे हीट किया जाएगा तब मिलेगा हमें सोडियम मेटाबोरेट और साथ ही फर्दर हीटिंग के बाद वो हमें देगा बोरिक एनहाइड्राइड और बोरेक्स बीट। हमारे पास जो बोरॉन बोरेक्स होता है वो इस फॉर्म में मिलता है Na2B4O5OH4 डॉट 8H2O। उसमें से हमने देखा कि 2Na+ कैटायन के फॉर्म में अलग हो जाता है और B4O5OH4 जो है वो एनायन के फॉर्म में अलग हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब कि H3BO3। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है बोरेक्स, उसमें हमने डाला है HCl और साथ ही वाटर। ये एडिशन के बाद यहाँ पे फॉर्म होता है 2NaCl, साथ ही BOH थ्राइस। यहाँ पे जो BOH थ्राइस हमें मिला है यही है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए एक बोरॉन है, बोरॉन के साथ में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और उनके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल, और इसी तरीके से यहाँ पे एक थर्ड मॉलिक्यूल होगा और सभी आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं BO थ्राइस है, H थ्राइस है, मतलब कि H3BO3 बन चुका है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, वो सेकेंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसके बाद ये इसी सीक्वेंस में अपने चारों तरफ जितने भी ऑक्सीजन है सभी के साथ वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक दूसरे के साथ वहाँ अटैच रहता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो होता है हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। और जनरली इसका टच जो होता है वो थोड़ा सोपी होता है, मतलब कि साबुन को छूने से जैसा फील होता है ठीक वैसे ही इसका भी टेक्सचर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डायबोरेन। सबसे पहले आप टॉपिक का हेडिंग लिख लें, डायबोरेन। डायबोरेन का मतलब होता है B2H6। जनरली BH3 को कहा जाता है बोरेन। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर डाइमर बनाते हैं, तब इसे कहा गया है डायबोरेन। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन होता है बहुत ही सिंपल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस LiAlH4 ये फॉर्म कर देता है 2B2H6 प्लस 3LiF प्लस 3Al F3। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें सबसे पहले लिया है हमने यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिस वजह से यहाँ पे हमें मिलेगा डायबोरेन और साथ में लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। नेक्स्ट जो मेथड है इसके प्रिपरेशन का वो है NaBH4 प्लस I2 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराने पर हमें मिलता है B2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन।
इसे नोट कर ले आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये था मेथड ए, ये मेथड बी, और एक है मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। उसमें लिया जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, साथ ही इसका रिएक्शन कराया जाएगा सोडियम हाइड्राइड के साथ। तब यहाँ पे इन 450 केल्विन यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो होता है B2H6 प्लस 6NaF। इसके बाद अगर मान लीजिए B2H6 का हमने रिएक्शन कराया है 3O2 के साथ, तब हमें मिलता है B2O3 प्लस 3H2, और साथ ही इसकी जो डेल्टा H होती है वो होती है -1976 किलो जूल पर मोल, जो कि एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। साथ ही हम कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं। B2H6 प्लस 2NMe3, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से एक बार सारे रिएक्शन देख लेते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हमने रिएक्ट कराया है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तब हमें मिला है डाइबोरेन, साथ ही लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। इसके बाद सेकंड मेथड है जिसमें हमने लिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड को, उसके साथ आयोडीन का रिएक्शन कराया है, तब हमें मिला डाइबोरेन प्लस NaI प्लस H2। फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्राइड के साथ, टेम्परेचर हमने रखा है 450 केल्विन, तब हमें मिल रहा है B2H6 साथ ही NaF। इसके बाद इसके कुछ ये रिएक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें मिलता है B2O3, और साथ ही डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और पर मोल हमें यहाँ पे 1976 केल्विन 1976 केल्विन के इक्वली हमें यहाँ पे इतनी एनर्जी, हीट एनर्जी मिलती है। तो इसे बोला जाएगा कि अगर हमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी वर्क डन के लिए, तब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं या इस रिएक्शन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड B2H6 के साथ NMe3, Me यहाँ पे मिथाइल है,
नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब ये क्या होते हैं, आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ पे ये फॉर्म करता है BH3.CO। इसके बाद सेम रिएक्शन बोरोन डाइबोरेन का अमोनिया के साथ भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद एक इनऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्म होता है जिसे लिखा गया है B3N3H6। यहाँ पे डाइबोरेन का रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाया, तब हमें मिल रहा है B3N3H6। नेक्स्ट मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन के यूज़ और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के जितने भी यूज़ होते हैं वो। फर्स्ट में लिखेंगे बोरॉन फाइबर आर यूज्ड इन, बोरॉन फाइबर आर यूज्ड इन bullet proof vest and light composite material for aircraft। जो बोरॉन फाइबर होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, और साथ ही जो एयरक्राफ्ट के जितने भी लाइट कंपोजिट मटेरियल होते हैं उन्हें बनाने में। सेकेंड लिखेंगे बोरॉन 10, बोरॉन 10 जो आइसोटोप है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के एबल है। बोरॉन 10 आइसोटोप हैज़ हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, so metal borides are used in nuclear industry as protective shields and control rods। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरॉन 10 जो आइसोटोप है बहुत ही ज़्यादा इसमें एबिलिटी होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। इस वजह से जितनी भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री होती है जहाँ पे न्यूक्लियर फिशंस होते हैं वहाँ पे ये एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर कंट्रोल रॉड यूज़ किए जाते हैं, ताकि जितने भी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन वहाँ पे हो रहे हैं और न्यूट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर बाहर आने से रोका जा सके। थर्ड लिखिए मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन of borax and boric acid is in the manufacture of heat resistant glass।
हीट रेजिस्टेंट ग्लास जैसे कि पायरेक्स, एग्जाम्पल पायरेक्स, ग्लास वुल एंड फाइबर ग्लास, पायरेक्स, ग्लास वुल एंड फाइबर ग्लास। फोर्थ में लिखेंगे बोरेक्स इज ऑल्सो यूज्ड एज flux for soldering metal used as flux for soldering metals। तो अभी हमने देखा बोरॉन कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बोरॉन 10, ये यूज़ किया जाता है हाईली आपका सबसे पहले जहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर कंट्रोल रॉड्स की तरह। सेकेंड, हमने देखा कि जो मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है बोरेक्स और बोरिक एसिड की, वो होती है हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने में, ग्लास वूल या फिर फाइबर ग्लास में। और इसके बाद बोरेक्स जो होता है वो एज अ फ्लक्स यूज़ किया जाता है सोल्डरिंग मेटल में। देन आप एल्यूमिनियम का लिखेंगे। एल्यूमिनियम जो होता है वो ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही हाई होती है। इसको नोट कर लेंगे। एल्यूमिनियम सबसे पहला लिखेंगे आप ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है ये। सेकेंड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। थर्ड, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। फोर्थ, forms alloy with copper, manganese, magnesium, silicon and zinc। Fifth, utensils, aeroplane, या फिर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के यूज़ के बारे में। सबसे पहला वो ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। सेकंड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण बहुत ही जगहों पे एज अ वायर या फिर पाइप की तरह यूज़ किया जाता है, वायर या फिर पाइप्स में यूज़ किया जाता है। थर्ड, हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। फोर्थ, एलॉय बनाता है जो कि होता है कॉपर का, मैंगनीज का, मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का और जिंक के साथ मिक्स हो गया।
यहाँ पे हम देख रहे थे कि हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है लगभग वो कॉपर से डबल होती है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं यूटेंसिल्स में यूज़ होता है, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे बाइक के पार्ट्स हो गए या फिर बहुत सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं उनमें अलग अलग पार्ट्स में यूज़ होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कहा जाता है कैल्कोजेंस। देन ये ग्रुप 14 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NH2 NP4। एक मिनट कार्बन, अच्छा सॉरी NH2 NP2। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं कार्बन, सेकेंड आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, फिर टीन एंड एट लास्ट लेड। कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, सिलिकॉन को Si, जर्मेनियम को Ge, टीन को Sn और लेड को Pp। फिर कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक नंबर होती है 6, सिलिकॉन की 14, फिर 32, फिर आती है 50, फिर आती है 82। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है यहाँ पे 8 का है, फिर 18 का है, फिर 18 का है और लास्ट में 32 का है। इसके बाद एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो एक एक बढ़ता जाएगा। सेम आयनिक रेडियस भी इसका बढ़ता जाता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो एक एक ऑर्बिट यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। देन हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है कार्बन की होती है 1086, सिलिकॉन की 786, फिर होती है 761, देन 708 और देन 715। जो इनकी सेकेंड आईपी होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है इसे,
ये होता है 2352 किलो जूल पर मोल, फिर 1577 किलो जूल पर मोल, फिर 1537, फिर 1411, फिर 1450। इस तरह से इसकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। हमें दिख रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उससे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर इसके बाद थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी वो और भी ज़्यादा होगी, बट जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी इसकी, उसमें क्या हो रहा होगा कि जो P वैल्यू है, P के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे और S के जो पेयर्ड ऑर्बिटल बचे होंगे सिर्फ वहीं के इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। तो उस वजह से जब ये इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे जैसे लगभग 1000 या 1200 के आसपास बढ़ी है, वो 2000 या 3000 के आसपास बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो इंक्रीज़ करते जाती है। इसके बाद आप देख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा, देन मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा एटम है कार्बन वो नॉन मेटल है, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, और टिन और लेड जो है वो मेटल है। ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, ये दोनों यहाँ पे मेटल्स हैं, और कार्बन जो है यहाँ पे नॉन मेटल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट आता है इसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसमें कार्बन प्लस O2 ये बनता है CO2, देन Si प्लस O2 ये बनता है SiO2, देन जर्मेनियम प्लस O2 ये बनता है GeO2। इसके बाद Sn प्लस
O2 ये बनाता है SnO2 एंड Pb प्लस O2 SnO ये बनाता है PbO। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स। जो CO2 Si2 और GeO2 होते हैं ये तीनों का नेचर होता है एसिडिक, इसे आप याद कर लें। देन SnO और PbO जो है ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो एज अ एसिडिक भी काम करते हैं और एज अ बेस भी काम करते हैं। देन जो मोनोऑक्साइड होते हैं जनरली CO या फिर GeO, ये इसमें CO जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, बट GeO जो होता है ये डिस्टिंक्टली एसिडिक माना जाता है। तो ये आप लिख लें। सबसे पहले सभी के ऑक्साइड्स बने जिसमें CO2 बनता है, SiO2 बनता है, GeO2, बट Sn और Pb जो है ये एज अ मेटल काम आते हैं। तो यहाँ पे ऑक्साइड जो बनते हैं वो +2 फॉर्म करते हैं, तो SnO और PbO फॉर्म होता है। इसके बाद पहले 3 ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होते हैं, बाकी के 2 एम्फोटेरिक होते हैं। उसके जब मोनोऑक्साइड बनाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एसिडिक, फिर GeO जो होता है वो भी डिस्ट्रिक्टली एसिडिक माना जाता है। देन इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी विथ H2O। रिएक्टिविटी विथ H2O में सबसे पहले जैसे Sn है ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करता है SnO2 प्लस H2। और जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये वाटर के साथ कोई इफेक्ट शो नहीं करते। और जो मान लीजिए यहाँ पे लेड है वो भी वाटर से अनअफेक्टेड रहता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड ये सारे के सारे अनअफेक्टेड होते हैं वाटर के कांटेक्ट से। तो देखिए जब भी लेड में वाटर मिलाया जाएगा, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में या कार्बन में, तब वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट Sn में मिलाया जाएगा तो वो वाटर को डिकम्पोज कर देगा और यहाँ पे SnO2 फॉर्म कर देगा और H2 फॉर्म कर देगा। इसके बाद हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर, रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तब ये फॉर्म करता है CH4। यहाँ पे H जो है ये हैलोजन है। हैलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन भी। ये हमेशा CH4 या फिर CH2 फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके हैलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं SiCl4, इसमें वाटर ऐड किया जाता है तब ये बनाता है SiCl3OH। देन अगेन वाटर ऐड करने पर 3H2, तब यहाँ फॉर्म होता है SiOH4 और साथ ही हमें मिलता है HCl। तो इस तरह से ये रिएक्शंस यहाँ पे फॉर्म करते हैं, इसके हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं और साथ ही HCl हमें मिलता है।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसमें कैटिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लीजिए कैटिनेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है। बंद कर दिया हूँ, अभी देख लेना तू। हाँ, हमें पता भी चलेगा। ठीक है, बाकी कार्ड है ना। तो देखिए कैटिनेशन क्या होता है, जब भी कोई एक एटम दूसरे सेम टाइप ऑफ एटम के साथ जुड़ता है और इसी तरीके से एक लंबा चेन फॉर्म करता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। सिमिलरली सिलिकॉन भी दूसरे सिलिकॉन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे अलग अलग इसके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस तरह से ये कार्बन भी कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है और जर्मेनियम भी कैटिनेशन सभी जगह पे शो करेगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी किसी एटम की जिसकी वजह से वो क्या करे, सेम टाइप ऑफ एटम के साथ जुड़े और साथ ही इसी का एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन बनाए, इसी को कहा गया है कैटिनेशन। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।